डेट आज 8 जून 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है प्राइस सपोर्ट स्कीम। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए मेंस में। रिसेंटली देखो गवर्नमेंट ने एक सीलिंग लगा रखी थी स्कीम के अंदर। सीलिंग का मतलब है लिमिट, प्रोक्योरमेंट लिमिट। तूर, उड़द और मसूर की दाल है जो, उसको खरीदने के लिए 40% की अपर लिमिट लगा रखी थी। इससे ज़्यादा नहीं खरीदेगी गवर्नमेंट इस स्कीम के अंदर। लेकिन ये लिमिट 2023-24 के लिए हटा दी है, रिमूव कर दी है। अब ये लिमिट रिमूव कर दिया तो इसकी वजह से क्या होगा? देखो, जब ये लिमिट लगा रखी थी कि किसानों से 40% ही उनकी तूर, उड़द या उड़द और मसूर की दाल खरीदी जाएगी, तो फिर किसान क्यों ही ये दाल उगाएंगे? तो इसका प्रोडक्शन कम होता था। लेकिन जब ये लिमिट हटा दी, यानी कि गवर्नमेंट है जो वो कितनी भी लिमिट का प्रोक्योरमेंट करेगी, कोई ये 40% की लिमिट नहीं है, तो फिर किसान ज़्यादा उगाएंगे और इसीलिए ये लिमिट हटाई है ताकि पल्सेस का जो दाल है उसका प्रोडक्शन, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके, इन्हेंस किया जा सके। तो इस स्कीम के बारे में जानते हैं क्या है प्राइस सपोर्ट स्कीम। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट करती है स्टेट में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च की थी, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान स्कीम। इसी के अंदर एक कंपोनेंट है ये प्राइस सपोर्ट स्कीम। इसी के अंदर, इस स्कीम के अंदर एक कंपोनेंट है। कौन इंप्लीमेंट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर ये डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन, ये इसको इंप्लीमेंट करती है। और इसके बिहाफ पे ये नफेड है, नफेड के थ्रू ये जो किसानों से खरीदी जाती हैं फसलें, जैसे ऑयल सीड, पल्सेस, कॉटन, ये नफेड के थ्रू खरीदती हैं। नफेड क्या है? नफेड देखो एक कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये देखो 1958 में बनाई थी, 2 अक्टूबर गांधी जी का बर्थडे होता है जब, 2 अक्टूबर 1958 में बनाई थी। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, उसमें ये रजिस्टर है और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर ही काम करता है नफेड। तो इस स्कीम को प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंदर ये सेंट्रल नोडल एजेंसी है जो गवर्नमेंट की तरफ से एमएसपी पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे कॉटन, ऑयल सीड, पल्सेस को खरीदती है, किसानों से प्रोक्योरमेंट करती है। मेन क्रॉप और कौन कौन सी है जो प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंदर ये खरीदता है नफेड? जैसे बाजरा, ज्वार, मेज, पैडी, ये सब आप जानते हो। मेज मतलब मक्का, पैडी धान, कॉटन, तूर, मूंग, उड़द की दाल, ग्राउंड नट मूंगफली, सेसामम तिल, वीट गेहूं, ग्राम चना, मस्टर्ड सरसों, शुगर केन गन्ना, तो इनको खरीदता है इस स्कीम के अंदर, ये प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंदर। तो बेनिफिट क्या होता है? पहला बेनिफिट तो लाभ होगा किसानों को, फार्मर्स को। इस स्कीम के अंदर एमएसपी पे उनका दाम मिल जाता है, वो एपीएमसी मंडी जाते हैं। एपीएमसी का मतलब एग्रीकल्चर प्राइस मार्केटिंग कमेटी। ये देखो मंडी होती है जहाँ पे किसान अपना फसल को लेके जाते हैं और बेच के आते हैं। तो ये एपीएमसी में किसान जाते हैं, उन्हें अपनी फसलों के दाम मिल जाते हैं। और जब मान लो गवर्नमेंट ने एमएसपी निर्धारित किया है, एमएसपी का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। किसान जब अपनी फसल बोता है, जैसे खरीफ सीजन में, मतलब बरसात के सीजन में, जून से सितंबर, इसको बोलते हैं खरीफ सीजन, और विंटर सीजन है जो अक्टूबर से लेके मार्च तक का, इसे बोलते हैं रबी सीजन। तो जब किसान रबी या खरीफ की फसलें बोता है, फसल बोने से पहले किसान जब फसल खेत में लगाता है, उससे लगाने से पहले गवर्नमेंट फसलों के लिए कि इतने दाम में खरीदेगी उसका एक प्राइस निर्धारित करती है, अनाउंस करती है, उसे बोलते हैं एमएसपी। तो एमएसपी पे उनको प्राइस मिलता है किसानों को इस स्कीम के अंदर, ये फायदा होता है। और अगर मान लो मार्केट में मान लो वॉलेटिलिटी का मतलब होता है कि मान लो किसी फसल का दाम ज़्यादा घट बढ़ गया, तो किसान को डर नहीं रहता कि वो जो प्राइस सपोर्ट स्कीम है इसके अंदर इतनी फसलों को खरीदेगा ये नफेड और एमएसपी पे खरीदेगा, तो किसान को एक श्योरिटी रहती है। तो प्राइसेस है मेन कमोडिटीज़ के, वो किसानों से खरीदे जाते हैं और किसानों को जो लॉस है, इकोनॉमिक लॉस, वो कम किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है इस स्कीम के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है सिक्योरिटीज अपेलेट ट्राइब्यूनल। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए, दोनों के लिए। अपेलेट जो ट्राइब्यूनल है, ये देखो सिविल कोर्ट की तरह काम करता है।
जैसे मान लो सेबी ने कोई डिसीजन दिया तो उसके अगेंस्ट हम अपील कर सकते हैं सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल में। तो अभी देखो सेबी ने एक डिसीजन लिया था तो उसको रद्द कर दिया, क्वेश कर दिया, क्वेश का मतलब कैंसिल, रद्द कर दिया इस सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल में। क्या किसका डिसीजन? सेबी का। सेबी क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये देखो हमारी जो स्टॉक मार्केट है, जैसे बॉम्बे स्टॉक मार्केट या नेशनल स्टॉक मार्केट, इनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाती है, रेगुलेटरी बॉडी है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 1992 में एक एक्ट बना था, उसके थ्रू बनाई थी। उससे पहले बन गई थी 1988 में, लेकिन 1992 में एक्ट बना दिया, स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया, सांविधिक संस्था है। और जो ये एक्ट है 1992 का, इसी के अंदर ये सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल बनाया। इसी के अंदर सिविल कोर्ट की तरह काम करता है ये 1992 का जो एक्ट है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, इसी के अंदर बनाया सेबी और इसी के अंदर बनाया सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल। तो ये किस किस से अपील सुनता है? देखो जैसे मान लो सेबी ने कोई ऑर्डर पास किया, या ये पीएफआरडी है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, या ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये कोई भी डिसीजन लेते हैं, इनके डिसीजन के अगेंस्ट में आप SAT जा सकते हो, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल। और ये सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल इनका ऑर्डर कैंसिल कर सकता है, रद्द कर सकता है। तो जानते हैं सेट में कितने मेंबर होते हैं सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल में? इसमें देखो एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, मतलब इसका चेयरपर्सन, अध्यक्ष, और 2 अदर मेंबर होते हैं। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करती है, नियुक्त करती है CJI से कंसल्ट करके। जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके साथ कंसल्ट करके अपॉइंट करती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो फिर वो कोई अपना नॉमिनी भेजेंगे कि इनसे सुप्रीम कोर्ट का कोई दूसरे जज जाएंगे, उनसे कंसल्ट करेगी। इनके पास सेम पावर होती है जो सिविल कोर्ट के पास होती है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर जो सिविल कोर्ट के पास पावर होती है, वही सेट के पास, सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास पावर होती है। तो एज ए सिविल कोर्ट की तरह काम करता है ये, अदालत की तरह। नेक्स्ट टॉपिक है ट्राइबल ग्रीन वॉरियर दामोदर कश्यप। देखो ऐसे में इसका एग्जाम्पल का यूज किया जा सकता है, या मान लो इन्वायरमेंट रिलेटेड कोई टॉपिक है उसमें यूज किया जा सकता है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। ट्राइबल ग्रीन वॉरियर, योद्धा की तरह इन्हें देखा गया है। दामोदर कश्यप एक आदमी है, 74 ईयर ओल्ड है, 74 साल के, छत्तीसगढ़ के बस्तार डिस्ट्रिक्ट में, अब बस्तर डिस्ट्रिक्ट है जो छत्तीसगढ़ की, वहाँ पे ये एक फार्मर है, ट्राइबल फार्मर। इन्होंने देखो 400 एकड़ की लैंड को रिस्टोर किया है, एक तरह से ट्रांसफॉर्म किया है। वहाँ पे फॉरेस्ट लगा दिया, फॉरेस्ट उगा दिया, जंगल उगा दिया वहाँ पे। इनकी मेहनत से इन्होंने कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच अपनाई है, मतलब आसपास जो लोग रहते हैं उनकी सहायता से, उनके साथ मिलके 400 एकड़ की लैंड पे, भूमि पे जंगल उगा दिया इन्होंने अपनी मेहनत से। ये उस गांव के सरपंच भी हैं जहाँ पे इन्होंने आसपास जंगल उगाया, और इन्होंने रूल्स रेगुलेशन बनाए और कुछ आदमी रखे पेट्रोलिंग करने के लिए। पेट्रोलिंग का मतलब है देखभाल करने के लिए, गार्ड करने के लिए, रक्षा करने के लिए कि कोई पेड़ों को नुकसान ना पहुंचे, काटे ना कोई पेड़ों को, कोई उखाड़े ना। तो इसके लिए उन्होंने टीम भी बनाई और डिप्लॉय किए विलेजेस में। डिप्लॉय का मतलब तैनात किए ताकि देखभाल कर सकें वॉचमैन की तरह। और इन्हें देखो 2014 में एक अवार्ड भी मिल चुका है इनके काम के लिए, पॉल के फेराबैंड फाउंडेशन अवार्ड 2014 में। और देखो इनका जो काम है, इन्होंने फॉरेस्ट को डेवलप किया है 400 एकड़ लैंड में। इनके काम का ये 9th क्लास का एक चैप्टर है, छत्तीसगढ़ स्कूल बोर्ड है जो, उसमें जो 9th क्लास में बुक्स हैं उसमें एक चैप्टर है सोशल साइंस में, इनके नाम से, जो इन्होंने काम किया है दामोदर कश्यप जी ने। तो यही था इनके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है 130 ईयर्स ऑफ गांधी जीज रेल इंसिडेंट इन साउथ अफ्रीका। ये प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। देखो 130 साल पूरे हो गए हैं जब गांधी जी को फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से बाहर निकाल के फेंक दिया था अंग्रेजों ने। फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बैठे हुए थे गांधी जी, ट्रेन में जो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट होता है उसमें बैठे हुए थे। वहाँ पे गोरा आता है, और गोरा का मतलब वाइट पीपल मतलब ब्रिटिश लोग आते हैं वहाँ पे, और गांधी जी को उस डिब्बे से बाहर निकाल के फेंक देते हैं। 7 जून 1893 की ये घटना है। इसको कल यानी कि 7 जून 2023 को 130 साल पूरे हो गए। इसके उपलक्ष्य में इंडियन नेवी का एक
फ्रंट लाइन वॉरशिप INS त्रिशूल गया, ये समझ लो एक शिप होता है, लड़ाकू शिप होता है जो पानी का जहाज, वो गया कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में, डरबन में गया 130 साल की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। देखो साउथ अफ्रीका में की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, साउथ अफ्रीका में एक सिटी है डरबन, वहाँ पे गया, हमने भेजा, इंडियन नेवी लेके गई, और हमारी आज़ादी का अमृत महोत्सव है, उसी का पार्ट है सेलिब्रेशन जो मना रहे हैं। क्या इंसिडेंट था, देखो पीटरमैरिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन है साउथ अफ्रीका में, वहाँ पे फर्स्ट क्लास ट्रेन कंपार्टमेंट में बैठे हुए थे गांधी जी, तभी वहाँ पे एक वाइट आता है और इनको निकाल के फेंक देता है। ये घटना थी 7 जून 1893 में। ये क्यों निकाल के फेंक दिया गांधी जी को, क्योंकि देखो रूल्स रेगुलेशन बना रखे थे अंग्रेजों ने कि जो फर्स्ट क्लास ट्रेन कंपार्टमेंट है वो सिर्फ गोरे लोगों के लिए, ब्रिटिश के लिए, जो ब्लैक पीपल है या किसी और देश के हैं जैसे इंडियंस हैं उनके लिए नहीं है ये। तो एक तरह से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था ये नॉन वाइट पीपल के अगेंस्ट, जो नॉन वाइट थे यानी कि वाइट पीपल नहीं थे उनके अगेंस्ट ये एक नस्ल भेदभाव था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो इस भेदभाव के अगेंस्ट गांधी जी ने ठान लिया उसी समय से, और फिर 1894 में नटल इंडियन कांग्रेस बनाई साउथ अफ्रीका में इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से छुटकारा पाने के लिए। और इसी के नटल इंडियन कांग्रेस के बाद 1894 में बनाई ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट काम करती थी, भेदभाव को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए। फिर 1903 में एक इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर भी बनाया जो हमने कल ही डिस्कस किया। तो इस इंसिडेंट की सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस यही है इस इंसिडेंट की, घटना की, जो ये रेलवे स्टेशन पे घटना हुई थी पीटरमैरिट्जबर्ग, इसने देखो गांधी जी के लाइफ में एक चेंज ला दिया था, टर्निंग पॉइंट ला दिया था, और इसी दिन से वो जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था उसके अगेंस्ट इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। और उन्होंने कई सारे सोशल पॉलिटिकल चेंज लाए और इंडियन इंडिपेंडेंस में भी इसका प्रभाव पड़ा, आप सब जानते हो इसके बारे में। और देखो 1997 में 1997 में साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे नेल्सन मंडेला, उन्होंने देखो फ्रीडम ऑफ पीटरमैरिट्जबर्ग कन्फर किया था गांधी जी को पोस्टुमसली का मतलब है मरने के उपरांत मंडेला जी को ये फ्रीडम ऑफ यानी कि पीटरमैरिट्जबर्ग की जो फ्रीडम हुई थी वो गांधी जी को उनका श्रेय दिया था, क्रेडिट दिया था नेल्सन मंडेला जी ने 1997 में। और नेल्सन मंडेला देखो ये फर्स्ट अफ्रीकन प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीकन, यानी कि डेमोक्रेटिक जब बना था ना साउथ अफ्रीका, डेमोक्रेसी आई थी, तब ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे नेल्सन मंडेला। कई सालों तक ये जेल में रहे थे, 15-20 सालों तक इन्होंने लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ी साउथ अफ्रीका में, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी ब्रिटिश का गुलाम था, यहाँ पे तानाशाही था एक तरह से, यहाँ पे मतलब डेमोक्रेसी नहीं थी साउथ अफ्रीका में। तो ये डेमोक्रेसी के लिए लड़े और गांधी जी के रास्तों पर ही चले, नॉन वायलेंस और सत्याग्रह को अपनाते हुए, और फिर आखिरकार इन्होंने डेमोक्रेटिक कंट्री बनाई दिया साउथ अफ्रीका को। तो इन्होंने 1997 में ये फ्रीडम ऑफ पीटरमैरिट्जबर्ग का श्रेय गांधी जी को दिया। तो यही था इनके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है पेज थेरेपी, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीटर है, एक्सीटर यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, ये लंदन में है, लंदन में, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में है। इसने एक सर्वे किया है, स्टडी की है, इसमें पाया गया एक वायरस है जो बैक्टीरिया को मार देता है, बैक्टीरिया किलिंग वायरस है। और बैक्टीरिया किलिंग वायरस है ना जो ये प्रोसेस करता है, उसी को बोलते हैं पेज थेरेपी। यानी कि एक वायरस है, अगर उस वायरस को बॉडी में डाला जाए वो बैक्टीरिया को मार सकता है। और वो बैक्टीरिया को क्यों, तो बैक्टीरिया बीमारी फैलाता है। तो क्या ये वायरस नहीं फैलाएगा, ये वायरस नहीं फैलाएगा क्योंकि वायरस इस बैक्टीरिया को मारेगा। तो ये वायरस जाएगा इस बैक्टीरिया को मार देगा, क्योंकि देखो जब भी हमें बैक्टीरिया से कोई बीमारी होती है तो उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, जो टैबलेट देते हैं, गोली देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, वो एंटीबायोटिक देते हैं क्योंकि बैक्टीरिया को मारने के लिए। तो ये एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये थेरेपी करेंगे, पेज थेरेपी। तो पेज थेरेपी आप समझ गए होंगे क्या है। इसमें देखो ट्रीटमेंट किया जाता है बैक्टीरियोफेजिस का यूज करके। बैक्टीरियोफेजिस उन्हें बोलते हैं वायरस को, वो ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को मार देते हैं। तो ये टारगेट करते हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए। कैसे फंक्शन करता है, देखो पेज थेरेपी में क्या होता है, वायरस को बैक्टीरिया को मारने के लिए प्रोग्राम किया जाता है और जाके ये बॉडी में जैसे ही जाता है वायरस उस बैक्टीरिया को अटैक करता है, उसको मार देता है।
तो इससे देखो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का खतरा भी कम हो जाता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो जब भी कोई बीमारी बैक्टीरिया से होती है, बैक्टीरिया से, जैसे देखो टाइफाइड होता है बैक्टीरिया से, टीबी होता है बैक्टीरिया से, और कोविड-19 कोरोना वायरस से होता है, ये बैक्टीरिया से नहीं होता। तो इस तरह से बीमारी हैं जो कुछ वायरस से होती हैं, कुछ फंगस से, कुछ पैरासाइट से, कुछ बैक्टीरिया से। तो बैक्टीरिया से जो बीमारी होती है उनके लिए एंटीबायोटिक ड्रग्स दी जाती हैं, दवाइयाँ। अब उनका एक टाइम पीरियड रहता है, एक कोर्स रहता है, कुछ रहती है 5 दिन के लिए, कुछ 7 दिन के लिए, कुछ 1 महीने के लिए, ऐसे कोर्स रहता है। लेकिन क्या होता है कि मान लो 11 दिन का कोर्स है एंटीबायोटिक लेने का, टैबलेट का, लेकिन जो मरीज है वो ठीक हो जाता है 3 दिन में, तो फिर वो दवाई लेना छोड़ देता है एंटीबायोटिक। तो इससे क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने का खतरा होता है। यानी कि जब उसे दोबारा अगर फ्यूचर में वो बीमारी हो गई, तो जब ये दवाई दी थी ना एंटीबायोटिक, फिर उसकी बॉडी पे काम ना करें, ऐसा हो सकता है। तो इसी को बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। और सिर्फ एक कारण नहीं है इसका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने का, कई कारण हो सकते हैं। दवाई मान लो 10 दिन किया उसने 7 दिन खाई, या 10 दिन किया उसने ज़्यादा दिन के लिए खा ली, 15 दिन के लिए, ऐसे हो सकता है। और भी कई सारे कारण हैं इसके, हाइजीनिक कंडीशन वगैरह बहुत सारे कारण हैं। तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का रिस्क भी कम कर देगा अगर ये फेज थेरेपी की जाएगी तो ये बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं, वायरस ही होते हैं जो बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं। क्योंकि वायरस को देखो एक होस्ट सेल चाहिए होता है रेप्लिकेट करने के लिए, मतलब ये जैसे ही बॉडी में जाता है गुना होने लगता है, 1 के बने 2, 2 के बने 4, ऐसे वायरस। और ये वायरस बैक्टीरिया पे जाके अटैक करता है, और बैक्टीरिया का एज ए होस्ट लेके ये वायरस रेप्लिकेट होता रहता है और बैक्टीरिया को मार देता है। ये देखो डिस्कवर किया था ये बैक्टीरियोफेजेस किसने डिस्कवर किया था, मतलब खोज किसने की थी इस बैक्टीरियोफेजेस वायरस की? 1915 में फ्रेडरिक विलियम टोट ने किया था ग्रेट ब्रिटेन में। फिर इसको दोबारा से फेलिक्स डी हेरेले ने 1917 में फ्रांस में पाया था, खोज किया था। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है ये हम जान चुके हैं। और इसका देखो WHO का ये रिपोर्ट है कि 2050 आते आते एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से हर साल 10 मिलियन पीपल की मौत हो जाएगी। 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ लोगों की हर साल 2050 आते आते एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से मौत हो जाएगी, क्योंकि जो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है लोगों में। नेक्स्ट टॉपिक है कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ब्रीच अनदर रिकॉर्ड। ये एक रिपोर्ट है, स्टडी की है, अमेरिका की एक एजेंसी है जिसका नाम है नेशनल ओशन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, और एक इंस्टीट्यूट है स्क्रिप्स इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी। इसने रिपोर्ट में कहा है कि जो CO2 का लेवल है ना अर्थ के एटमॉस्फेयर में, अर्थ के वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो 50% से भी ज़्यादा बढ़ चुका है इंडस्ट्रियल एज से अब तक, इंडस्ट्रियल एज की बिगिनिंग से। इंडस्ट्रियल एज की बिगिनिंग किसको बोलते हैं? देखो जब फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई थी, पहली औद्योगिक क्रांति, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुई थी? 1750 के लगभग ब्रिटेन से, यूनाइटेड किंगडम से स्टार्ट हुई थी। इसका मतलब क्या है? औद्योगिक क्रांति का नई नई मॉडर्न फैक्ट्रियां बनना स्टार्ट हुई थी, उनमें प्रोडक्ट बने थे। पहले हाथ से प्रोडक्ट बनते थे, उत्पाद कोई भी बनता था, जैसे कपड़े बनते थे या कोई और उत्पाद। अब फिर वो मशीनों से बनने लगे, और मशीनों से जब बने उनसे पॉल्यूशन होने लगा। इसकी वजह से CO2 का लेवल बढ़ा एटमॉस्फेयर में, ये 50% से भी ज़्यादा हाइक हो गया है, ज़्यादा बढ़ गया है 1750 से अब तक। और हर साल इसका CO2 का इंक्रीज लगभग 424 पार्ट पर मिलियन हो रहा है, और ये मई में देखा गया इतना। किलिंग कर्व क्या है? देखो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स डेविड किलिंग। इन्होंने 1958 में एक किलिंग कर्व दी। इस तरह से एक कर्व है, देखो एक ग्राफ है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। इस पे ये देखो ये CO2 का लेवल बता रहा है। जैसे जैसे साल बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पार्ट पर मिलियन PPM। जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं इधर, और ये CO2 का लेवल बढ़ता जा रहा है। ये है कीलिंग कर्व। CO2 का लेवल बताता है एटमॉस्फेयर में कितना बढ़ रहा है। CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है कितना, ये पहली बार ये डेविड जो किलिंग कर्व के थ्रू, चार्ल्स डेविड किलिंग है, उन्होंने किलिंग कर्व के थ्रू ये ऑब्जर्व किया था। कहाँ पे? ये देखो अमेरिका का एक आइलैंड है, हवाईन आइलैंड, पैसिफिक ओशन में। यहाँ पे आप देख रहे हो पैसिफिक ओशन में, ये हवाईन आइलैंड है US के। यहाँ पे एक जगह है मोना लोआ, यहाँ पे ऑब्जर्वेटरी बनी हुई है। इन्होंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे आगे फ्यूचर आता जाएगा, साल बढ़ते जाएंगे, CO2 का लेवल बढ़ता जाएगा। इसी को बोलते हैं किलिंग कर्व।
और जो ये NOAA है, नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये वॉशिंगटन में है, जो यूएस की कैपिटल है वॉशिंगटन DC, उसमें बना हुआ है। और यूएस की एक एजेंसी है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है यूएस का, उसके अंडर ये काम करता है, उसी के अंदर। तो यही टॉपिक थे आज के। कुछ वन लाइनर टॉपिक है जो रिसेंटली न्यूज़ में थे, उनको देख लेते हैं हम। एक देखो वरुण शास्त्र न्यूज़ में था, वरुण अस्त्र, शास्त्र नहीं वरुण अस्त्र। क्या है ये वरुण अस्त्र? वरुण अस्त्र देखो एक टॉर्पीडो है, एंटी सबमरीन टॉर्पीडो। टॉर्पीडो क्या होते हैं? देखो ये पानी के अंदर चलते हैं, जैसे समुद्र में पानी के अंदर चलेंगे और जो पनडुब्बी होती है ना उनको मार गिराते हैं ये एंटी सबमरीन टॉर्पीडो। सबमरीन का मतलब पनडुब्बी, तो पनडुब्बी को मार गिराने का काम करते हैं टॉर्पीडो। ये इंडिया ने बनाया है वरुण अस्त्र, तो याद रखना क्या है ये, एंटी सबमरीन टॉर्पीडो। एक देखो होमो नलेडी, ये टर्म न्यूज में थी, होमो HOMO, होमो नलेडी NALEDI। होमो नलेडी क्या है? देखो ये ह्यूमन स्पीसीज ही थे, लेकिन अब एक्सटिंक्ट हो चुके। एक्सटिंक्ट का मतलब लुप्त हो चुके, ये एक्सटिंक्ट हो चुके, लुप्त हो चुके, अब नहीं रहते। कब रहा करते थे ये ह्यूमन स्पीसीज? मतलब आदमी की एक स्पीसीज थी होमो नलेडी, तो कब रहा करते थे? लगभग ये रहा करते थे लाखों साल पहले। और कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में रहा करते थे। अभी इनके कुछ रिमेन्स मिले, इस वजह से न्यूज में थे होमो नलेडी। एक देखो ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च किए। ईरान कंट्री आप जानते हो कहाँ पे? ये आप वर्ल्ड मैप देख रहे हो अपना हिंदुस्तान, इधर देखो पाकिस्तान और ये ईरान। ईरान ने एक मिसाइल लॉन्च किया, हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल उसे बोलते हैं जिसकी स्पीड कम से कम 5 गुना ज़्यादा हो स्पीड ऑफ साउंड से। इसको बोलते हैं 5 मैक, 5 मैक। 5 मैक का मतलब जो स्पीड ऑफ साउंड है, ध्वनि की गति है, जो ध्वनि की गति कितनी है साउंड की? जैसे आप बोल रहे हो, आपकी आवाज़ 1 सेकंड में 320 मीटर चली जाती है लगभग, तो ये है साउंड की स्पीड। और इससे 5 गुना यानी कि 5 मैक, 5 गुना ज़्यादा स्पीड रहेगी किसी भी मिसाइल की, उसको बोलते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल। लेकिन जो ईरान ने बनाई है, इसकी स्पीड 15 गुना ज़्यादा हो सकती है स्पीड ऑफ साउंड से, 15 गुना ज़्यादा। तो हाइपरसोनिक मिसाइल बोलेंगे क्योंकि 5 गुना से तो ज़्यादा ही है, तो कितनी ज़्यादा हो हाइपरसोनिक बोलेंगे, तो स्पीड ऑफ साउंड से 15 गुना ज़्यादा तेज़ी से चल सकती है ईरान की मिसाइल। नाम क्या है इस ईरान की मिसाइल का जो बनाया है? नाम रखा है इसने फतेह मिसाइल। फतेह मिसाइल है। और कितने किलोमीटर की रेंज तक ये मार गिरा सकती है अपने टारगेट को? 1400 किलोमीटर की रेंज तक। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट देखो एक गल्फ ऑफ मन्नार, आपने सुना ही होगा, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु के पास है ये गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क, MRINE मैरीन नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। नेशनल पार्क का मतलब राष्ट्रीय उद्यान। तो ये मैरीन नेशनल पार्क गल्फ ऑफ मन्नार के पास है, ये तमिलनाडु में। और देखो ये इंडिया का पहला मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व था जब डिक्लेयर किया था। फर्स्ट मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व किसका? इंडिया का। और इंडिया का ही नहीं, पूरे साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का पहला। ये साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया है जो इसमें पहला मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व है ये गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क। कहाँ पे ये? देखो यहाँ पे तमिलनाडु पे, इधर है ये तमिलनाडु में 2 जगह हैं, एक है थुत्तुकुडी और एक है धनुषकोडी। इनके बीच में है ये थुत्तुकुडी और धनुषकोडी, उनके बीच में है। एक देखो डैम न्यूज में था, बांध, ये काखोवका ये डैम है, बांध है। ये देखो यूक्रेन में है, यूक्रेन में एक रिवर गुजरती है, DNIPRO डिनिप्रो रिवर है एक, इसकी प्रोनाउंसिएशन यूक्रेन में कुछ और भी हो सकती है रशियन भाषा में। तो डिनिप्रो रिवर है जो ये यूक्रेन में है। यूक्रेन आप जानते हो कहाँ पे? ये देखो वर्ल्ड मैप, यहाँ पे रसिया के साइड में ये देखो यूक्रेन, जो रसिया यूक्रेन का वार चल रहा है ये वाला। तो यूक्रेन में एक रिवर है डिनिप्रो, इस पे बना हुआ है ये काखोव का डैम। ये रिसेंटली अभी न्यूज में था। तो यही टॉपिक थे आज के।